इलेक्शन कमीशन जराइम की आमाजगाह बना हुआ है। रात को 12 बजे वो निकलता है, कहीं मखसूस जगह पे जाता है, जब वापस आता है। मेरे इस बयान को काट के रिकॉर्ड का हिस्सा बना लें। मुझे इस चीज का बिल्कुल फर्क नहीं है कि मेरे साथ कल को क्या होना है। जो मर्जी ये कर सकते हैं करें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। 2/3 मेजोरिटी से भी ज्यादा 3/4 मेजोरिटी के साथ हम जीत रहे हैं। तो हम ये सारा रिकॉर्ड लेकर सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। जो लोग इसको लाना चाहते हैं, उन्हीं में से कुछ लोग इसको हटाना भी चाहते हैं। कभी आपकी इमरान रियाज के हवाले से भी कुछ ट्वीट सामने आई, वो आपके दोस्त भी हैं बड़े अच्छे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सभी काज़मी और आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ इस वक्त शुएब शाहीन साहब मौजूद हैं। बहुत से अहम मामला जो केसेस इस वक्त ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं और कानूनी और जो सबसे अहम मामला एहतजाज का मामला आज, इस पर मेरे साथ दोनों मेहमान हैं। मैं शराफत अली भी मौजूद हैं, इनसे सवाल रखेंगे। लेकिन पहले आप जल्दी से मैं आपको कुछ खबरें बता दूं। आज इमरान खान बहुत खुश थे, जो अभी तक की इतलात आई हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर एहतजाज को बड़ा सराहा और यहाँ तक खबरें आ रही कि इमरान खान जो आमतौर पर अपनी एक्सरसाइज मिस नहीं करते, आज ये देख भी रहे थे और सुन भी रहे थे। अभी तक ये मालूमात मुकम्मल तौर पर नहीं कि उन्हें किस तरह ये सारे विजुअल्स देखे दिखाए जा रहे थे। ये बाद में शुएब साहब से पूछेंगे इस तरह की चीजें। कल वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब भी है 11 बजे और एएनपी जो है वो वोट देने जा रही है आसिफ जरदारी को ज़ाती हैसियत में, पीपल्स पार्टी को नहीं, आसिफ अली जरदारी को ज़ाती हैसियत में वोट देंगे, ये मामला भी है। और पीटीआई का जो एहतजाज आज आपने देखा, जिसमें पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान समेत पूरे पाकिस्तान में एहतजाज था और बड़ा कामयाब एहतजाज, पूरी दुनिया में इस वक्त कवरेज उसकी नजर आ रही है। ये अगले हफ्ते दोबारा भी प्लान किया जा रहा है पंजाब में। इस पर बात करेंगे हम जरूर इनसे कि मैडम माफ कीजिए, मैडम चीफ मिनिस्टर जो है, उन्होंने इस वक्त पूरी कोशिश की है। आज जो पुलिस गर्दी और मार्शल लॉ का एक झलक ज़ियाउल हक साहब का सियासी नजरिया उनके जानशीन दिखा रहे थे, वो भी एक बड़ा अहम मामला है। और मोहसिन नकवी साहब जो 400 दिन हुक्मरानी करने के बाद पंजाब पर गए, अब वो अवाम से माफी मांग रहे हैं कि अगर अनजाने में मुझसे कुछ हुआ हो तो मुझे माफ कर दे। अवाम क्या ये सारी गदर जो मची है माफ करेगी। और उनके भी ताल्लुकात अब ताकतवर लोगों से बड़े ही करीबी ताल्लुकात नजर आए, जो कि एक बड़ी अचंभे की बात है कि इतने करीबी ताल्लुकात, यही वजह थी 400 दिन पंजाब पर वो हुक्मरानी करते रहे। पंजाब में ब्यूरोक्रेसी इस वक्त एक हद तक जो मैडम चीफ मिनिस्टर हैं उनकी बात तस्लीम करने को राजी नहीं है। ये मामला भी बड़ा अहम है। और वुकला का एहतजाज, जो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी ताकत है, सड़कों पर निकलने को बेताब है। ये सारे मामलात क्या है। मेरे साथ शुएब शाहीन साहब मौजूद हैं और मैं शराफत अली। जितनी देर में शुएब भाई अपना कैमरा ठीक करते हैं, मैं शराफत अली, आप ये बताएं कि ये जो आज मामला हुआ है एहतजाज का, सबसे पहले ये बताइए, जो आपने कोई तैयारी की हुई थी, आपको पता था ये खान की कॉल तो आई हुई है, तो ये आज एहतजाज का प्लान क्या था, आप लोग किस तरह ये सारा एग्जीक्यूट हुआ? जी, काज़मी साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं काज़मी साहब आपको बताता चलूँ कि प्लान वो लोग करते हैं जिन्होंने लोगों को निकालना होता है। हमें लोगों को निकालने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से जितनी डायरेक्शंस हमारे पास पहुँचती हैं, उससे ज़्यादा डायरेक्शंस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आवाम के पास भी पहुँचती है। हमने सिर्फ़ पॉइंट बताना होता है कि आपने फलाँ पॉइंट पे पहुँचना है, तो लोग पहुँचते हैं। जितना लोगों के ऊपर ज़ुल्म किया गया, तशद्दुद किया गया, देखिए जिस तरीके से लोगों को ज़लील-ओ-ख्वार किया जा रहा है, लोग तो चाहते हैं कि हमें बताएँ हमने करना क्या है, हमने जाना किधर है। हम तो माचिस की डब्बी से लेके मरने तक, कफ़न-दफ़न तक माज़रत के साथ हम लोग टैक्स दे रहे हैं, तो ज़लील-ओ-ख्वार भी हो रहे हैं, तशद्दुद भी हो रहा है, लोगों के रिकॉर्ड भी ख़राब किए जा रहे हैं। तो हमें किसी को निकालने की ज़रूरत नहीं है। अवाम ऑलरेडी ये सारी चीज़ें फ़ेस कर रही है, जी, हम लोग ही नहीं कर रहे, सब लोग ये सफ़र कर रहे हैं। लेकिन जी। इस वक्त तो लोगों का जो बड़ा मुतालबा दो ही थे, एक तो हमारा मैंडेट वापस करो और एक इमरान खान की रिहाई। लोग अब मेरे ख्याल में मईशत से ज्यादा इन दो चीजों पर जोर डाल रहे थे इस एहतजाज में। बेसिकली खाली वोट चोरी का मसला ही नहीं है, महँगाई भी है, बिल्कुल। बेरोज़गारी भी है, मुकदमात भी हैं। अब देखें पहले दुनिया चीख-चीख के कहती थी कि खान साहब के हम लोग साथ हैं, तो ये लोग नहीं मानते थे। इलेक्शन की डिमांड की, तो 3 महीने के अंदर-अंदर इलेक्शन होना होता है, 90 दिन के अंदर। 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हुआ, 10 महीने बाद इलेक्शन हुआ। अब इलेक्शन हो गया तो इलेक्शन धांधली ज़दा, बिल्कुल सही। निशान छीन लिए, कैंपेन नहीं करने दी गई। उसके बाद जब इलेक्शन हो गया, हर तरह की फसाइयत के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब 2 नहीं 3, 4 दहाई अक्सरियत से जीते हैं। तो उसके बाद फॉर्म 45 को नहीं मान रहे। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि पाकिस्तान को ये किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, क्या करना बिल्कुल चाह रहे सही। हैं ये? जी। शुएब भाई से पूछते हैं। अच्छा शुएब साहब, ये जो अभी आपके जो हल्के हैं वो तो कंफर्म जीत है, जिस तरह मैं शराफत की है, आपके केसेस कहाँ तक पहुंचे हैं? प्रोटेस्ट के हवाले से भी मैं बात कर लूँ, हमने भी इस्लामाबाद में आज बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया है। आज झालावारी और शदीद बारिश भी थी, उसके बावजूद बहुत बड़ी तादाद हमारे ख़वातीन की भी और मेल्स की भी और यूथ की भी निकली और उन्होंने हमारे साथ इज़हार यकजहती किया और इन चोरों के खिलाफ एहतजाज किया।
ये तो पूरे पाकिस्तान में हुआ और बहुत बड़ी तादाद में पूरे पाकिस्तान में लोग निकले हैं। और दूसरी बात, आज जो लाहौर में गिरफ्तारियाँ की हैं, उसकी शदीद मैं मज़म्मत करता हूँ और हमारे वकीलों को भी गिरफ्तार कर लिया। दैट इज़ वेरी स्ट्रेंज और हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो डाकू रानी अपनी आप को बड़ा मीठा बनने की कोशिश कर रही थी। जिस तरह उसने लोगों के हुकूक और जिस तरह लोगों के वोट पे में डाका डाला है, इसी तरह लोगों के बुनियादी हुकूक पे भी डाका डालने की वो कोशिश कर रही है, लेकिन वो नाकाम होगी बुरी तरह। देखें, जहाँ तक ताल्लुक है हमारे केसेस का, इस वक़्त रिटर्निंग ऑफिसर्स, करप्ट ब्यूरोक्रेसी, एस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन, ये सारे एक पेज पे हैं। इन्होंने पूरे निज़ाम को जो है ना वो जकड़ रखा है और इस गंदे निज़ाम और बदबूदार निज़ाम के ज़रिए जो जीते हुए लोग हैं उनको हराने की कोशिश की। अब मसलन मेरा वाला हल्का है, 1,05,000 वोट हमने लिया है, जो 50,000 वाला है उसको जिता दिया। बाकी जो हमारे तीनों हल्के इस्लामाबाद के थे, एक ने 30,000 वोट लिए, दूसरे हमारे कैंडिडेट ने 75,000 लिया और तीसरे वाले हल्के में एक ने हमारे कैंडिडेट ने 84,000, दूसरे वाले बंदे ने 40,000 वोट लिए और इस तरह बड़ी लीड से हम लोग जीते हैं। मेरा 1,05,000 का वोट था, लेकिन बुरी तरह वो हारने के बावजूद जिस ढिठाई, बेज़मीरी और बेगैरती के साथ वहाँ जाकर खड़े हुए, ये शर्म और हया इनकी ख़त्म हो चुकी है और इसी तरह पूरे पाकिस्तान में हुआ है। इसी तरह एमक्यूएम ने की सीटें हैं, इसी तरह पीपल्स पार्टी की हैं। अब तो वो निसार चीमा भी खुल के सामने आ गया, मुस्तफ़ा कमाल आ गया, कामरान तसूरी आ गया, और उसके अलावा अचकज़ई को आप सुन लें, अख्तर मैंगल को सुन लें और इनके पता नहीं किस-किस बंदे ने क्या नहीं किया। अब सिंपल बात ये है कि केसेस के हवाले से इन्होंने अब मसलन मेरे वाले हल्के में खुद 11 तारीख को कहा कि जी आप प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन इज़ पोस्टपोन्ड, स्टॉप कर दिया। रिटर्निंग अफसर ने भी लिख के दे दिया। मगर इलेक्शन कमीशन ने 11 तारीख की रात को ही नोटिफिकेशन कर दिया। हाई कोर्ट ने वो सस्पेंड किया। उन्होंने कहा जी दोबारा सुने आप इलेक्शन कमीशन को कहा। ये कैसे हो सकता है? एक तरफ आप सारा प्रोसेस रोक दिया, इलेक्शन रिजल्ट क्या होता है सेक्शन 90 और 92 और 95 के मुताबिक वो होता है कि जो ये आपके फॉर्म 45 होते हैं, इसको कहते हैं रिजल्ट्स। बाकी होती है स्टेटमेंट या उसको आप कंपाइलेशन, वो जारी करता है एक शख्स। यहाँ हमने 387 पोलिंग स्टेशन से, हर पोलिंग स्टेशन से हम जीते हैं। तकरीबन 3,000 मुख्तलिफ शख्सियात के दस्तखत हैं, जिसमें पोलिंग एजेंट्स हो गए, जिसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं मुख्तलिफ, जिसमें असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, उनके थंब इम्प्रेशन है, उनके दस्तखत हैं। लेकिन इन्होंने फ्रॉड करते हुए आज तक आप देखें 14 दिन के अंदर, सेक्शन 95 है उसके मुताबिक ये पाबंद है, 14 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन तमाम ये फॉर्म जो है अपने वेबसाइट पे डाल दे। लेकिन आज तक 23 दिन होने के बावजूद आज तक कोई फॉर्म नहीं फाइल डाला। मैंने उसके लिए इलेक्शन कमीशन को दरखास्त भी जमा कराई है, मगर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अभी तक उन्होंने कोई जमा नहीं कराया और इसी तरह मैं रिट पिटीशन में भी जा रहा हूँ। लेकिन अब हमने जो फैसला किया है, हम आर्टिकल 184(3) में जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। हम उम्मीद रखते हैं कि इसको, चूंकि कलेक्टिव सतह पे पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ी धांधली हुई है, डकैती हुई है, गद्दारी हुई है, लोगों के मैंडेट पे डाका डाला गया है, उनके वोट चुराए गए हैं, तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट इस पे एक्शन लेगी। कि आपने जो ट्वीट की अभी कि आपकी जान को खतरा है, मरियम नवाज के मुकाबले में आप जीते हुए हैं, लेकिन अब आपके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है और आप ये जो ट्वीट की आपने, इसका मकसद क्या है? क्या आपकी जान को खतरा है इस वक्त? काज़मी साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मेरी आपकी वसाकत से तमाम पाकिस्तानी अवाम से गुजारिश है, रिक्वेस्ट होगी कि मेरे इस बयान को काट के रिकॉर्ड का हिस्सा बना लें। मुझे इस चीज का बिल्कुल फर्क नहीं है कि मेरे साथ कल को क्या होना है, जो मर्जी ये कर सकते हैं करें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि मुझे किसी किस्म का भी, मेरा या मेरी फैमिली में से या मेरे दोस्तों में से भी किसी किस्म का, स्पेशली मेरा, किसी तरह का भी जानी माली नुकसान होता है तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी मरियम नवाज के ऊपर आयद होगी, आईजी पंजाब उस्मान अनवर साहब के ऊपर होगी और सीसीपी लाहौर बिलाल सदीक अमियाना साहब, इनके ऊपर आयद होगी। ये मैं बड़ी बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ। देखिए, मुझे पता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं और मैंने जो ट्वीट की, मैंने हवा में नहीं की। मेरी आज तक की जितनी ट्वीट्स हैं वो निकाल के देख लें, कोई भी उसमें कोई हवा में नहीं है। जो कुछ लिखते हैं वो होता है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की जात ने इतनी अकल फिक्र और दिया हुआ है, पता है कि कौन क्या करना चाह रहा है और क्यों करना चाह रहा है। देखिए, मरियम नवाज साहिबा मुझसे हारी हुई हैं 894 वोट से और मैं अभी भी चैलेंज करता हूं कि आरओ से लेके चीफ इलेक्शन कमीशन की टीम में से कोई एक बंदा आ जाए, मैं किसी वकील को भी अपने साथ नहीं बिठाऊंगा। मैं फॉर्म 45 साथ रखता हूं, ये अपने लॉयर ले आए, जो इनका दिल करता है ये कर लें। मुझे ये मेरी हार साबित करें और मैं अगर इनकी हार साबित ना कर सकूं तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। ये हार चुकी हैं बावजूद इसके कि इनको 10,000 से ज्यादा वोट कास्ट नहीं हुआ।
इन्होंने क्या किया कि फॉर्म 45 के ऊपर इन्होंने 2 नंबरी की, पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया। कई पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनमें इन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर को भी बाहर निकाल दिया है और अंदर काउंटिंग हो रही है। और जिधर मरियम नवाज को 30 वोट डले, इन्होंने 130 कर दिया। मुझे 250 वोट डला, मरियम को 50 डला। 50 के ऊपर 50 और ठप्पे लगा के 100 कर दिया। फॉर्म 45 पे 300 लिख दिया, 200 वोट साइड पे लिख दिया कि ये 200 वोट हमने बॉक्स में डालना है। ये सारी चीजें इन्होंने की हैं और बिल्कुल मैं सही। एक एक चीज साबित ना कर सकूं, मैं फिर भी कहता हूं कि मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। मुझे कोई अच्छा मैं सियासी सब अभी पॉलिटिक्स आपका केस भी इस वक्त किसी ट्रिब्यूनल में है या अदालत में है? जी, मैंने सबसे पहले तो आरओ ऑफिस एप्लीकेशन दे दी थी 9 तारीख को। उसके ऊपर किसी किस्म का अमल दरामद नहीं हुआ। मैंने 10 तारीख को फिर एप्लीकेशन दी, जिसमें मैंने तमाम पोलिंग स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज की डिमांड की, उनको महफूज रखने की डिमांड की। मैंने अटेस्टेड फॉर्म 45 की डिमांड की। मैंने वो जो करप्ट पुलिस अफसरान के कहने पे, जिनकी डायरेक्शंस पे जो पोलिंग एजेंट्स बने हुए थे नून लीग के, उनके नाम लिख कर दिए। और मैंने जो मेरी जेलों का वोट नहीं कास्ट हुआ, मैंने उनकी डिमांड की। मैंने सरकारी वोट मेरा किधर है उसकी डिमांड की। उस पे कोई अमल दरामद नहीं हुआ। उसके बाद मैंने चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में केस दायर किया हुआ है और अल्लाह ताला के फजलो करम से अभी तक कोई तारीख नहीं निकली और निकलेगी भी नहीं जब तक ये मेरे केस के मुताबिक तमाम चीजों का कंपैरिजन करके उसके मुताबिक वर्किंग नहीं बना लेते, या मरियम साहिबा की तरफ से जब तक इनको इजाजत नहीं मिल जाती, ये मेरा केस लगने वाला नहीं। लेकिन एक चीज बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, जो लोग इसको लाना चाहते हैं उन्हीं में से कुछ लोग इसको हटाना भी चाहते हैं। तो अच्छा मुझे अल्लाह ताला के घर में 100 नहीं 1000% उम्मीद है कि जिस दिन भी मैरिड हुआ या जिस दिन इनकी और उनकी आपस में आपसी क्लैश हुआ, उस दिन मेरा मैरिड हो जाएगा, मेरा केस भी लगेगा और मैं जीत भी जाऊंगा। बिल्कुल और सही। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जीता हुआ हूं। मुझे नहीं समझ आ रही कि ना ये नोटिफिकेशन हो इलेक्शन जाएगा को आपका। मानते हैं, ना ये फॉर्म 45 को मानते हैं, बिल्कुल ना किसी कानून को, ना हाई कोर्ट को, ना मतलब किसी चीज को मानते ही नहीं। समझ नहीं आ रही है वो कह रहा है। आर्टिकल 6 भी नहीं लगता। 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना था, 10 महीने बाद इलेक्शन करवाया धांधली की इंतहा करके। बिल्कुल। ये आर्टिकल शुएब 6 साहब भी से नहीं पूछते हैं, लगता, कंटेम्प्ट भी नहीं लगती। ये शुएब साहब से पूछते हैं। अच्छा शुएब साहब ये बताएं कि अभी जो आपके केसेस हैं, जो स्टेप बाय स्टेप देखें तो पहले तो ट्रिब्यूनल में, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, जो एक आम प्रोसेस है। लेकिन आपका जो केस है, आप जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में ले गए, इसी तरह क्या मैर शराफत या पाकिस्तान के सारे आपके जो लोगों को जबरदस्ती हराया गया है, इनका कलेक्टिव केस बना के तहरीक इंसाफ अभी तक सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं गई बाकायदा तौर पर एक पिटीशन लेके? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो ट्रिब्यूनल है ना, ट्रिब्यूनल में जाएँगे तो ट्रिब्यूनल के खिलाफ अपील जाती है सुप्रीम कोर्ट में। मगर हम ट्रिब्यूनल में भी नहीं जा रहे, क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान में एक कलेक्टिव सतह पे पूरे पाकिस्तान में एक धांधली हुई है, ऑर्गेनाइज़्ड किस्म की धांधली नहीं हुई बल्कि डाकाज़नी हुई है। रात की तारीकी में, शाम को पूरा मीडिया हमें जिता रहा है, सारे फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं, तमाम सबूत मौजूद हैं और जो सबूत नहीं है उनको तो अलग छोड़ देना। जिनके सबूत मौजूद हैं वो भी 180 से ज़ायद सीटें हमारी नेशनल असेंबली की, इसी तरह प्रोविंशियल असेंबली की हमारी उससे ज़्यादा बनती है। 2/3 मेजॉरिटी से भी ज़्यादा 3/4 मेजॉरिटी के साथ हम जीत रहे हैं। तो हम ये सारा रिकॉर्ड लेकर सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। हम अभी पिटीशनें फाइल कर रहे हैं क्योंकि उससे पहले हमें थोड़ी-सी एक मुबहम सी उम्मीद थी इलेक्शन कमीशन से। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन जराइम की आमाजगाह बना हुआ है। रात को 12 बजे वो निकलता है, कहीं मखसूस जगह पे जाता है, जब वापस आता है तो सारा पहले स्टॉप करके जाता है, वापस आता है तो रिजल्ट उलटना शुरू हो जाता है और सारी उनकी जो करप्शन है रिटर्निंग अफसर की, उसके ऊपर पर्दापोशी कर रहा है, बल्कि उनको फैसिलिटेट कर रहा है। यही वजह है कि अभी तक ना ईएमएस सिस्टम का कोई रिकॉर्ड सामने आया, ना ही वो सारे फॉर्म्स इन्होंने वेबसाइट पे डाले हैं, जो कि 14 दिन के अंदर ये डालने के पाबंद हैं। उसके ऊपर मैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अभी पिटीशन कल इंशाल्लाह मैं फाइल करने लगा हूँ परसों। जबरदस्त। उम्मीद है कि इंशाल्लाह उसमें भी हमें रिलीफ मिलेगा। अच्छा लेकिन शुएब साहब, चूंकि ये कलेक्टिव मखसूस सतह पे है तो इसलिए 1843 की पिटीशन हम सुप्रीम कोर्ट में लेके जा रहे हैं और हमें कभी यकीन है कि वहाँ जुडिशल कमीशन बन जाएगा और तो ये ग्रीवेंसेस हमारे एड्रेस हो जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा मखसूस नशिस्तें भी जो अभी तक इन्होंने दबा के रखी हुई हैं, कल सदर के उसके वज़ीर-ए-आज़म के इलेक्शन है, उसके बाद क्या आसिफ ज़रदारी के हैं, तो इन लोगों ने चेयरमैन सेनेट के, तो इसीलिए क्या दबा के रखी हुई है कि ये जो मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को नहीं देनी। हालाँकि ऐसा कोई कानून नज़र नहीं, फैसला महफूज करके बैठ जाना, ये भी एक दुनिया का एक नया तारीख बन गई। देखें, बड़े अफ़सोस से कहना पड़ता है, जितनी डिसऑनेस्टी और पार्शियलिटी इलेक्शन कमीशन कर रहा है, हमने ये दुनिया की तारीख में कोई नहीं देखा, जो कुछ ये कर रहा है।
अफसोस से कहना पड़ता है अगर भाई नहीं देना, अब क्यों डिले कर रहा है, ताकि ये सारे इलेक्शन खत्म हो जाए, फिर ये फैसला दें और उस फैसले को जब हम चैलेंज करें तो उस वक्त तक ये सारा खराबियां हो चुकी हों। अब उस वक्त तक सेनेट के इलेक्शन हो चुके हों, उस वक्त तक प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो चुके हों, ताकि प्राइम मिनिस्टर के हो गए हों, डिप्टी स्पीकर के तो पहले ही हो गए हैं। लेकिन बात यह है कि अगर हमें नहीं देना था, आज 23-24 दिन हो गए कि भाई आप इनकार कर देते, हम ताकि कोर्ट में फौरी तौर पर चले जाते। आपने इनकार भी नहीं किया, फरमाइशी एप्लीकेशनें मंगवाई गई और उसके ऊपर डे टू डे आज सुन रहे हैं, कल सुन रहे हैं, फिर रिजर्व कर दिया, आप ऑर्डर आ जाएगा, कल आ जाएगा। जब ये सारा काम हो जाएगा उन्होंने वो ऑर्डर कर देना है और उस ऑर्डर का फिर फायदा क्या होगा? हक में करें तो भी कोई फायदा नहीं, खिलाफ करेंगे तो फिर हम कोर्टों में जाएंगे। तो ये सारी ज्यादती और जराइम की, मैंने कहा ना, आमाजगाह बना हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ बिल्कुल पाकिस्तान। सही। ये कोई इदारा, कोई जिसको कहते हैं ना गैर जानबदार, तो दूर की बात है, ये फैसिलिटेटर सहूलतकारी कर रहा है उन डाकुओं की जो करप्ट रिटर्निंग अफसर हैं, या वो जो डाकू इस वक्त पार्लियामेंट में पहुंच चुके हैं झूठ के जरिए और फ्रॉड के जरिए। तो शुएब साहब, इस पे काजी फायज साहब जो है वो आमतौर पे आपको पता है जमहूरियत की बड़ी तारीफ करते हैं, उन्होंने 14-14 घंटे की अदालतें लगा के बातें की, तो उन्हें क्या ये सारा निज़ाम समझ नहीं आ रहा, या वो इंतजार करें जब तक केस उनके पास ना जाए, वो कुछ कर नहीं सकते? सारा निज़ाम उनको समझ आता है, बड़े माशाल्लाह। जब लियाकत चट्टा ने उनका नाम लिया तो 5 मिनट के अंदर-अंदर उनको समझ आ गया कि मीडिया भी पता है, सारा कुछ पता है। और वैसे वो मीडिया से वो पूछते हैं कोर्ट में बैठ के कि क्या इलेक्शन हो गए हैं, प्राइम मिनिस्टर आ गया है, कोई नहीं आ गया। तो उनकी इस सादगी पे कौन न मर जाए, ऐ खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। क्या अल्लाह बात करे उनकी आँखें और कान खुले हो जाएँ और इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, और वो उनके अपने हाथों से हो रहा है। उन्होंने ही इन रिटर्निंग अफसर को कहा था, ये फरिश्ते हैं, इनके ज़रिए इलेक्शन कराओ। वरना तो जनाब वो जो जुडिशरी के ज़रिए लोग आते तो ये कुछ ना होता जो कुछ आज हम देख रहे हैं। और जिस तरह सिंबल का निशान उन्होंने हमसे छीना, वो भी सारी दुनिया के सामने है रात की तारीकी में। तारीख कभी याद इनको अच्छे अल्फाज में याद नहीं करेगी। बिल्कुल सर, हाँ, माफ भी आज नहीं भी इनके करेंगे। पास वक़्त है कि चीज़ों को इम्प्रूव कर लें। बिल्कुल सही बात है। अच्छा मेहर साहब, आप बताएं कि ये जो अभी आपके साथ मामलात ठीक तो नहीं हो रहे, अब अगले हफ्ते आपका दोबारा एहतजाज है, तो ये आपके ख्याल में ये सिलसिला जारी रहेगा? अभी तो आपकी एक ट्वीट भी आई थी कि वुकला को आप निकालना चाह रहे हैं, जो अभी वुकला को गिरफ्तार किया गया। अब आप वुकला के ज़रिए भी साथ पंजाब में प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ करने जा रहे हैं। देखिए काज़मी साहब, कितनी ज़्यादती वाली बात है कि वुकला बरादरी की भी रिस्पेक्ट नहीं करते ये लोग। राना कौसर सुलैरी साहब हैं, साबका बार कौंसल के वो सदर भी रह चुके हैं, सीनियर वकील हैं, बड़े मोअज़्ज़ज़ शहरी भी हैं। उनको इन्होंने गिरेबान से पकड़ा, उनके साथ कुछ 6-7 और भी वुकला बरादरी के दोस्त थे, उनकी लीगल टीम का हिस्सा थे। बेसिकली वो मेरी लीगल टीम है। उनको इन्होंने पकड़ा, तशद्दुद किया और घसीटते हुए गाड़ियों में डाला और ले गए। आज मेरे रैली के दौरान तकरीबन 50 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वो आपने शायद वीडियो देखी या नहीं देखी, मैं आपको भिजवा हुँ। देता हूँ। प्रिज़नर वैनें गई हैं उधर और लोगों को उठा-उठा के भर-भर के लेके जा रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रही, क्या आईने पाकिस्तान हमें पुरअमन एहतजाज करने की इजाज़त नहीं देता? अगर इजाज़त देता है तो फिर ये किस कानून के तहत इस तरह ये बदमाशी करते हैं? क्या आईने पाकिस्तान मतलब सिटीज़न पावर नहीं है मेरी, आपकी या पाकिस्तानी अवाम की? अब मुझे बताएँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि इमरान खान साहब का मुकाबला हमारा मुकाबला हमारा मुकाबला पुलिस के साथ भी है, एफआईए के साथ भी है, एंटी करप्शन के साथ भी है, सीआईए के साथ भी है, एंटी टेररिस्ट के साथ भी है, सीटीडी के साथ भी है सही बात। और करप्ट टोले के साथ भी है। और सबसे ज्यादा अफसोस वाली जो बात ये है कि हमारे इदारे, जिनका मैं नाम भी ले रहा हूं और जिनका रह गया वो भी ऐड करता हूं, वो सब इनको लेके आना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही बात। मतलब मुझे नहीं समझ आ रही कि ये हम किस तरफ पाकिस्तान को लेके जी। जा रहे हैं या क्या अच्छा क्या मैं करना साहब, चाहते हैं। ये आपका पॉइंट आ गया। मुझे ये बताएं कि अभी आपकी इमरान रियाज के हवाले से भी कुछ ट्वीट सामने आई, वो आपके दोस्त भी हैं बड़े अच्छे। अभी इमरान के ऊपर भी इन्होंने जिस तरह फस्तायत से दोबारा जो ही मरियम नवाज साहब आई, आप भी मरियम नवाज साहब की ढसे मतलब उनके इस वक्त जो इलेक्शन में मामला था उनकी वजह से, और इमरान रियाज के साथ भी मरियम नवाज ही उनके बकौल करवा रही हैं। उनकी जो ट्वीट्स आई थी, उनको जो प्रोग्राम्स हैं, उनकी जो वीलॉग्स हैं, वो मरियम साहबा को पसंद नहीं है पंजाब में, उनकी आवाज़ को भी इसी तरह ही बंद किया गया। तो आपने कहा कि इमरान रियाज को सियासत में भी आना चाहिए, कल उनकी एक वीडियो भी आई। इस बारे में आप क्या, इमरान के बारे में आपकी क्या राय है? अभी तक क्या खबरें हैं? इमरान कहाँ पे है? जो मामलात है वो किधर पहुँचे?
देखें, सबसे पहली बात तो ये कि आपने मरियम नवाज़ साहिबा का डसने वाली जो बात की, वो मुझे नहीं, वो पूरे पाकिस्तान को डसेगी, पूरे पंजाब को डसेगी। और लिख लें इमरान भाई की जो मैंने बात की, देखें, इमरान भाई को ना तो किसी चैनल के ऊपर जॉब करने की इजाज़त है, ना उन्हें सच बोलने की इजाज़त है, ना वो अपना ज़ाती यूट्यूब चैनल चला सकते हैं। इवन के हज उम्रे पे भी अपनी ज़ाती खर्चे पे नहीं जा सकते, जबकि ये लोग तो पाकिस्तानी अवाम के टैक्स के ऊपर हज उम्रे करते हैं, शर्म नहीं आती इनको। और सही उनको बात। मतलब इजाज़त नहीं है, और वो बोल नहीं सकते, वो अपना चैनल नहीं चला सकते, वो रिज़्क़े हलाल नहीं कमा सकते। तो फिर आखिरी ऑप्शन मैंने उस दिन ट्वीट ये किया कि अब आखिरी ऑप्शन यही है कि मैं इमरान भाई से रिक्वेस्ट करूं, जैसे भी मैं उनको राजी करूं, मैं उनको पॉलिटिक्स में लेकर आऊं। और मुझे लगता है कि इस वक्त इमरान रियाज खान को पॉलिटिक्स की, और पाकिस्तान को इमरान रियाज खान की पॉलिटिक्स में आने की बहुत ज्यादा जरूरत भी है। देखिए, इसके बिल्कुल। अलावा ऑप्शन नहीं है, क्या करें? आप बाहर भी नहीं जा सकते, आप कारोबार भी नहीं कर सकते। आज वो रिस्के हलाल छोड़ के, सच बिल्कुल। छोड़ के, झूठ के साथ खड़े हो जाएं, तो इमरान रियाज खान को प्रोटोकॉल भी मिल जाएगा, गाड़ियां भी मिल जाएंगी, सही बात। सिक्योरिटी भी मिल जाएगी। अभी और आपका भी सारा कारोबार, काम-काज सब कुछ इन्होंने बंद किया हुआ है, या आप अपना काम-काज अब करने की इजाज़त है? आप 9 मई के बाद आप कुछ वाक़यात, सॉरी 8 फरवरी के बाद, इलेक्शन के बाद कुछ बदले आपके, या अभी तक उसी तरह ही फस्तायत? नहीं सर, देखें, दो चीजें हैं। सबसे पहले कुछ लोग जेल काट रहे हैं, कुछ लोग वैसे क्या उसको बोलते हैं, रूपोश हैं। हम तो रूपोश हो चुके हैं। मैं काज़मी साहब, आप हैरान होंगे सुन के, मैंने 10 महीने बाद लाहौर की सड़कें देखी, और तो पुल बन चुके हैं। मतलब समझ में नहीं आया ये किसने बनाए। बेसिकली निगरान सेटअप का तो इतना इख्तियार ही नहीं था। तो मुझे लगा कि शायद हुकूमत आने से पहले मियाँ साहब ने सड़कें भी अपनी ज़ाती पॉकेट से बनवा दी, कि अवाम का लूटा हुआ पैसा तो वापस नहीं किया, तो चलें अपनी पॉकेट से सड़कें और ये पुल-शुल बना दें, इलेक्शन के लिए ताकि अवाम वारदात राज़ी की हो। है। बिल्कुल सही बात। हाँ। बिल्कुल सही बात है। नहीं, मैं शराफत साहब, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है ये सारी बातें आपकी आवाम सुन रही है। ख़ास तौर पर आप अपनी जान का ख़्याल रखें, अल्लाह ताला आपको महफूज़ रखे। और ये आपका जो बात है, वाक़ई वो अब एक सुप्रीम कोर्ट के वकील शोएब शाहीन साहब के सामने और अवाम के सामने एक रिकॉर्ड हो गया है। आप अपना ख़्याल रखें, और इंशाल्लाह अगले हफ़्ते के जो एहतजाज होगा, उससे पहले मैं आपको दोबारा जो ज़हमत दूँगा, दोबारा आपसे तफ़सील से बात करेंगे। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।